अब जैसे आपने बीटेक की बात करी, मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑनेस्टली बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, फील्ड थ्योरी सब मेरे ऐसे दिमाग के ऊपर से चलता था एंड दैट टाइम सेमीकंडक्टर। हाँ, दैट टाइम आई स्टार्टेड टू फील वो जो तारे ज़मीन की फ़िल्म में जो उसके चलते रहते हैं ना दिमाग में एबीसीडी, वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा सच लगने लगी थी तब। मेरी फर्स्ट बैक लाइफ में आई थी एंड बहुत स्ट्रेस्ड आउट था। मैंने कहा यार बीटेक मुझसे हो नहीं पाई, इतने पैसे वेस्ट हो गए, क्या करूँगी मैं? कई लोगों को अप्रोच किया, मैंने अपने घर वालों से बात की, उन्होंने सपोर्ट किया, बोलते क्या हो गया अभी क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा नहीं हो तो तीसरा ऑप्शन है। ऑप्शंस तो है ना, यूँ तो नहीं ना कि पूरा वर्ल्ड खत्म हो गया। तो अपने आप को उस चीज में कन्फाइन मत रखो कि अगर ये एक चीज होगी जिंदगी खत्म। नहीं, बैक वैक आती रहेगी, जाती रहेगी, बस अपनी बीटेक कंप्लीट करो। बैक आपकी कोई मैटर नहीं करती, कुछ मैटर नहीं करता कि जब भी हायरिंग होती है, लाइक जैसे मैंने बैचलर्स की टियर 3 कॉलेज से, जब भी हायरिंग होती है फ्रेशर लेवल की, एंड हायरिंग में क्या लिखा होता है, if you are from tier 1 or tier 2 college then only apply for this job, and that has happened। ये चीज मेरे साथ बहुत बार हुई है, मतलब हम एलिजिबल ही नहीं है क्या अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आयरलैंड में देखिए, यूनिवर्सिटीज की फीस आपको पड़ती है 15 से 16 लाख मिनिमम। उन 6 मंथ में मैंने एक यूके में इंटर्नशिप की थी, पैकेज काफी हाई था, और दूसरी तरफ मुझे मास्टर्स करनी थी। डिसीजन बहुत टफ था, पूरी फैमिली बोल रही है कि तुमको अच्छा पैकेज मिल रहा है, तुम क्यों जा रहे हो, इंडिया में इतना अच्छा कमाने को मिल रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज यश। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हमारे साथ एज यूजुअल बहुत ही शानदार गेस्ट मौजूद हैं। आत्या डबलिन में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रही हैं। आत्या एक आईटी बेस्ड कंपनी में, और उन्होंने एमएस किया है डबलिन बिजनेस स्कूल से। अगर आपको मास्टर्स करनी है वो भी फॉरेन से, तो आपके हर वो एक डाउट कि यार प्रिपरेशन कैसे करें, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं और उन एग्जाम्स की कैसे प्रिपरेशन करें, कल को अगर एग्जाम क्लियर हो गया तो क्या कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है हमको, एक परफेक्ट प्रोफाइल कैसे बिल्ड करें, क्या लिंग्विस्टिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कुछ कुछ कंट्रीज होती हैं जैसे जर्मन हुई, तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि पढ़ाई हो रही होती है वो जर्मन लैंग्वेज में ही हो रही होती है, तो उस केस में जर्मन आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, मस्ट हो जाता है। और यार आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं मास्टर्स के लिए वहां जाता हूँ तो साइड बाय साइड ड्यूरिंग कॉलेज या साइड बाय साइड मैं क्या जॉब कर सकता हूँ। मतलब आपके वो जो सारे डाउट्स है ना कि फॉरेन में पढ़ाई कैसे करें, वो इस सिंपल वीडियो में, इस सेगमेंट में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले आत्या बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और चैनल पर आए हो स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से थे, आपने कब अपनी बैचलर्स की थी, कहाँ से की थी, और कब ये ख्याल आया। और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बिल्कुल रूट लेवल से बताओ ताकि हम स्टूडेंट्स अच्छे से रिलेट कर पाए कि लाइक आप भी उसी टाइम से गए हो जिससे हम अभी जा रहे हैं, राइट। तो मैं चाहूंगा आप बिल्कुल रूट लेवल से बताओ कि कहाँ से थे आप, कब ख्याल आया कि भाई अब मुझे फॉरेन में मास्टर्स करनी है या। या हाय एवरीवन, थैंक यू यश इस अपॉर्चुनिटी के लिए। आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो कि ये सब चीजें लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आई गेस अगर आप अपने करियर के बेस से ये स्टार्टिंग से ये सब चीजें तैयार कर ले तो आपको बहुत ज्यादा सही रहता है कि आप एक प्लानिंग के थ्रू चल सकते हैं कि आपको मास्टर्स कब प्लान करनी है, बैचलर्स के बाद क्या करना है, तो एक आपको एक करियर गोल दे देता है ये। तो ग्रेट जॉब यश। सो गाइज, माय नेम इज आत्या एंड मैंने इंडिया में बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की थी बैंगलोर से, एंड मेरी बैचलर्स कंप्लीट हुई थी 2017 में। एंड देन मैंने एक स्टार्टअप में काम किया था, वहां पे मैंने 1-1.5 साल काम किया। मैंने स्टार्ट किया था टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर से, बट
बट सिंस मुझे कोडिंग वोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं जावा में भी पहले काम कर चुकी हूँ, माईसीक्वल डेटाबेस भी मुझे आता था एंड पाइथन भी। तो मैंने विद इन द कंपनी, क्योंकि स्टार्टअप था तो तुमको स्कोप बहुत ज़्यादा मिलता है, तो मैंने उनके कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स डेवलप किए थे। एंड 2017 से 18 का जो टाइम था, डेटा एनालिटिक्स वाज बूमिंग। वहां पर बहुत ज्यादा हर जगह तुम कुछ भी सुन रहे हो, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना नहीं था, बट ये एक नई फील्ड थी। तो मैंने इंडिया में काफी इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच किया, मुझे ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, डेटा एनालिटिक्स के बारे में जानना है, बट सिंस वो एक नई फील्ड थी, कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव थे एंड इतनी वाइडर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। एंड मेरा बहुत ही शुरू से था कि अगर मुझे मास्टर्स करनी है तो मुझे बहुत ही करियर की स्टार्टिंग में कर लेनी है, ना कि 2-4 साल जॉब करनी है एंड देन मास्टर्स करो, क्योंकि थोड़ा तुम्हारा हर किसी का अपना तरीका होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी तो मुझे शायद वापस कमाना स्टार्ट कर दिया तो नहीं जा पाओगे पढ़ाई में। तो मैंने उसी टाइम अपनी जॉब छोड़ी, मुझे बैंगलोर में एक और जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, और साइड बाय साइड मेरा मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स का डीबीएस का ऑफर लेटर आ गया था। पैकेज काफी हाई था और दूसरी तरफ मुझे मास्टर्स करनी थी। डिसीजन बहुत टफ था, पूरी फैमिली बोल रही है कि तुमको अच्छा पैकेज मिल रहा है, तुम क्यों जा रहे हो, इंडिया में इतना अच्छा कमाने को मिल रहा है, फिर से तुम जीरो से स्टार्ट करोगे, पेरेंट्स का पैसा इन्वेस्ट होगा। मैंने बोला आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे नहीं पता सेकंड में क्या करूंगी, आई ट्राई माई बेस्ट की जॉब वगैरह मिल रही है कि नहीं, बट आई थिंक अगर मुझे मास्टर्स करनी है मेरे लिए यही राइट टाइम है। तो 2019 में मैं और प्रॉब्लम क्या थी कि जब मैंने अप्लाई किया था आई वॉज वेरी लेट, मैं बहुत लेट हो गई थी अप्लाई करने में। मेरे पास सिर्फ 3-4 महीने थे, तो मुझे सिर्फ 2 ही कॉलेजेस मिले, एक था एनसीआई नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड और दूसरा था डबलिन बिजनेस स्कूल। तो ये काफी एवरेज कॉलेजेस हैं। मुझे यूनिवर्सिटीज में ट्राई करना था क्योंकि उनका कोर्स मॉड्यूल थोड़ा बेटर था, बट मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं अभी नहीं गई तो मुझे नहीं लगता मैं अगले साल जा पाऊंगी। तो मैंने कॉलेजेस चूज कर लिया। थोड़े डाउट्स थे कि पता नहीं कॉलेजेस की रैंकिंग बिल्कुल नहीं है, मैं कैसे वहां पे कोप अप कर पाऊंगी, क्या पता जॉब मिलेगी कि नहीं, बहुत सारे मन में सवाल थे। कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाता था इन सब चीजों की, और आप लिंक्डइन पे भी लोगों को कितने सवाल करोगे, एट द एंड उनको भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एंड वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या ये रिपीटेटिव सवाल पूछ रहे हैं। तो मैंने थोड़ी अपनी रिसर्च करी, थोड़ा अपने आप को अपस्किल किया जॉब मार्केट के अकॉर्डिंग, एंड देन मैं यहाँ पे मास्टर्स करने आ गई। मेरी मास्टर्स 1 साल की थी, तो 1 साल के बाद मैंने जॉब हंट स्टार्ट की। थोड़ा पेंडेमिक का टाइम था, थोड़ी जॉब स्लो हो गई थी, हायरिंग हो रही थी लेकिन बहुत क्योंकि सब रिमोट था एंड कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई थी कंपनियों की, क्योंकि ज्यादा इतना काम सब रिमोट चल रहा था। तो मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ लगे अपनी जॉब ढूंढने में, और उन 6 मंथ में मैंने एक यूके में इंटर्नशिप की थी, क्योंकि आपको अपना स्किल भी और टाइम भी वेस्ट नहीं करना। तो मैंने सोचा कि इंटर्नशिप करते रहती हूँ, फिर जॉब मिल जाएगी। फिर मैंने यहाँ पर एक एज अ फुल स्टैक डेवलपर एक डेटा एडवाइजरी कंपनी में काम किया, एंड नाउ फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स, 6 महीने से मैं एक एमएनसी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रही हूँ। तो मुझे सॉर्ट ऑफ ये एक ड्रीम फील होता है कि मैंने जब अपनी फर्स्ट कंपनी में काम किया था ना, अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ, वो आई यूज टू थिंक कि यार इस कंपनी में काम करने को कब मिलेगा, एंड देन नाउ आई एम हियर। सो गाइज, दैट इज हाउ मैं आप सब लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि हर किसी की ग्रोथ स्लो या फास्ट पेस्ड होती है, वो आपके ऊपर है, बट आपको कुछ डिसीजंस अपनी लाइफ के जो जिस टाइम पे ले रहे हो ले लेने चाहिए। एंड खुद को कंपेयर मत करो किसी से, कोई तेज चलता है कोई धीरे चलता है, एट द एंड आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो, बस अपनी मेहनत करते चलो। सो गाइज, दैट्स रियली इट अबाउट मी। मतलब कि कंपेयर नहीं करना, कोई भी लेट नहीं होता। जब आप खुल जाएंगे जब इसे स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई इशू वही नहीं है। बेस्ट है। तो आत्या, ये जो वीडियो देख रहे हैं ये वो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, और जिन्होंने अभी सच ज्यादा कुछ किया नहीं है। जैसे इतने सारे यूट्यूब पर वीडियोस हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, लोग डीएसए वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक वो भी होता है कि भाई मैं इतने बढ़िया कॉलेज में नहीं हूँ, मैं प्राइवेट कॉलेज में हूँ या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, इतने अच्छे कॉलेज में नहीं हूँ, तो क्या मेरे को गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर मैं मतलब बाहर की यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपेयर करूँ? मतलब कहाँ कंपटीशन कम है या कंपटीशन इक्वल है? देखो, इंडिया में जैसे अब मैं बोलूं, मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया था, मेरा ऑनेस्टली बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था आईआईटी में, मैंने बस वो एग्जाम दिया था कि जस्ट टू टेस्ट कि चलो ट्राई करते हैं, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई तो वेल एंड गुड है। देखो, इंडिया में थोड़ी अगर हम देखें यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का डिफरेंस ये है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जब भी हायरिंग होती है, लाइक जैसे मैंने बैचलर्स की टियर 3 कॉलेज से, जब भी हायरिंग होती है फ्रेशर लेवल की, एंड हायरिंग में क्या लिखा होता है,
if you are from tier 1 or tier 2 college, then only apply for this job. And that has happened. ये चीज मेरे साथ बहुत बार हुई है, मतलब हम एलिजिबल ही नहीं है क्या अप्लाई करने के लिए। तो उस सब चीजों की वजह से शायद हम एमएनसी की इनिशियल जॉब मिस आउट कर जाते हैं। उसी वजह से हम सोचते हैं कि चलो यार अब कुछ और डिग्री कर लेनी चाहिए, मास्टर्स कर लेनी चाहिए, क्योंकि पैकेज इतना नहीं मिल रहा, जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं मिल रही। आई गेस जो कंपनीज इंडिया में हायर कर रही है उनको जो ये बेसिक क्राइटेरिया है कि आप टीयर 1 या टीयर 2 कॉलेज से हो, वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हटा देना चाहिए। क्योंकि ठीक है ना, आईआईटी में कट ऑफ इतनी ज्यादा होती है, आपको किसी फॉर सम रीजन नहीं मिला एडमिशन, बट देर आर अदर पीपल, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज टीयर 3 कॉलेज में भी काफी अच्छा टैलेंट है, तो वो एक बेसिक क्राइटेरिया हट जाएगा तो काफी लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बाकी अगर आपको गेट देना है या फिर आपको एमएस करनी है बाहर, वो तो आपका पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि आपके करियर गोल्स क्या है, आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपको एक्सपोजर चाहिए इंटरनेशनल तो आप बाहर आ सकते हो, आपको इंडिया में ही रहना है, आपको इंडिया में ही अर्निंग करनी है, आपको इंडिया में एमएनसी जॉब चाहिए या फिर आपको क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो प्राइवेट सेक्टर चाहिए, या खुद का बिजनेस खोलना है, वो तो एक टोटल डिफरेंट कैटेगरी होगी, पर्सनल डिसीजन है। बट हाँ, अगर आपको बाहर एमएस अब्रॉड पढ़ना है तो बहुत सारी यूरोपियन नेशंस में एक एडेड बेनिफिट है कि आपकी मास्टर्स 1 ईयर की होती है। अगर आप कनाडा यूएस जाते हो वो 2 साल की होती है, एंड वो काफी एक्सपेंसिव होती है। तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज में अफोर्डेबल भी है आपकी मास्टर्स, और दूसरा क्या है कि काफी स्कॉलरशिप्स भी मिलती है। अगर आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए तो आप डेफिनेटली ये चूज कर सकते हो। तो आत्या, जैसे बहुत लोगों का डाउट होता है कि भाई मैं जैसे टायर 3, आपने टायर 3 की बात करी, कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जब भी हम कहीं अप्लाई करते हैं, राइट? तो अब बंदा जैसे मान लो भाई मास्टर्स के लिए बाहर जाना चाहता है, ठीक है, 3rd 4th ईयर में, तो अब उसको किस किस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कौन कौन से एग्जाम उसको देने पड़ेंगे, और वो प्रिपरेशन कैसे करे, राइट, फ्रॉम द कॉलेज 3rd 4th ईयर से कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करे? हाँ, तो पहले तो मैं एक चीज ये बताना चाहूंगी, लोगों को ये डाउट होता है कि उनको क्या कहते हैं फ्रेशर है वो विदाउट एनी एक्सपीरियंस मास्टर्स करने आना चाहिए कि नहीं। आई गेस तुम आ सकते हो, बट अपने स्किल्स पे वर्क करो। 3rd या 4th ईयर में इंडिया में बहुत सारी इंटर्नशिप्स, इंटर्नशाला है, और भी काफी वेबसाइट है, इंस्टा हायर करके भी है, आप वहां पे इंटर्नशिप अप्लाई कीजिए। पेड है, नॉन पेड है, डोंट वरी, आप अपने कॉलेज में हो, अपने स्किल्स एड ऑन कीजिए। उससे क्या होगा ना कि जब आप मास्टर्स के बाद यहाँ पर जॉब ढूंढोगे तो वो देखेंगे कि यार बंदा पढ़ भी रहा था, एंड देन ही वाज साइड बाय साइड डूइंग इंटर्नशिप आल्सो। तो 3rd और 4th ईयर में इंटर्नशिप पे फोकस करो और स्किल्स पे फोकस करो जो आप मास्टर्स करना चाहते हो। और दूसरी चीज, मिनिमम रिक्वायरमेंट यूरोपियन नेशंस की है कि आपको आइल्स का एग्जाम देना है। आइल्स की वैलिडिटी होती है 2 इयर्स, तो आप अपने 4th ईयर में आइल्स एग्जाम दो। बहुत ही बेसिक इंग्लिश होती है, आपको कोचिंग लेनी है, वो 3 से 4 हजार रुपए की होती है। मैं तो बोलूंगी खुद से पढ़ो, बहुत ही बेसिक इंग्लिश है, काफी ऑनलाइन सैम्पल पेपर्स होते हैं, एंड बहुत सारे रिसोर्सेज है, बुक्स है ऑनलाइन, उनसे पढ़ो। मिनिमम आप 2 to 3 मंथ स्पेंड करोगे, आप पढ़ सकते हो। सो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट आइल्स, और आपका ऑब्वियसली डिग्री का स्कोर और आपकी जो भी 10th 12th की मार्कशीट है वो सब चाहिए। आपका स्कोर 50 to 60% है तो भी कॉलेजेस में आपका एडमिशन मिल जाता है। अगर आपका 70 अबव है तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाती है। बट वही अगेन प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो फीस बहुत ज्यादा है। लाइक यहाँ पे आयरलैंड में देखिए यूनिवर्सिटीज की फीस आपको पड़ती है 15 से 16 लाख मिनिमम, और अगर वही आप कॉलेजेस में चाहो तो वो आपको 8 से 10 लाख भी मिल सकती है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज करो, जो आपको मिल रहा है आप वो भी ले सकते हो, बट आप अपने स्किल्स पे वर्क करो। तो आप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की डेडलाइन चेक करो। अगर आपको कोई भी मतलब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि देखो आपको अपनी मास्टर्स के लिए जब भी अप्लाई करना है, टेक एटलीस्ट 1 ईयर लेकर चलो। 6 मंथ्स टाइम होता है, क्रूशियल टाइम होता है कि उनमें आपको डॉक्यूमेंट्स गैदर करने होते हैं, आइल्स एग्जाम देना है, कॉलेजेस में अप्लाई करना है। और मैं सबको यही गाइड करना चाहती हूँ, किसी भी काउंसलर के थ्रू जाओ, अगर वो आपको पेड सर्विसेज दे रहे हैं कोई जरूरत नहीं है जाने की। जितने भी इंडिया में काउंसलर है दे डू दिस फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको काउंसलर की हेल्प चाहिए यू कैन रीच आउट टू मी, मेरे बहुत सारे कनेक्शंस है। बट जो भी पेड काउंसलर है बिल्कुल मत जाना, कोई जरूरत नहीं है। वो 20 से 30 हजार रुपए लेते हैं फॉर नो रीजन। उनके टाइप्स होते हैं, वो आपको उसी कॉलेज में भेज देते हैं जिनके उनके टाइप्स होते हैं। सो नेवर डू दैट। दूसरी चीज, हाँ, कॉलेजेस में अप्लाई करो। कुछ कॉलेजेस की एप्लीकेशन फीस होती है, अगर आपको उनमें अप्लाई करना है काउंसलर आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको अपनी रिसर्च पूरी डिटेल्ड करो, लेकिन काउंसलर से बस एक एडवाइस लो कि
आपको क्या लगता है? उनके पास एक्सपीरियंस होता है ना कि कितने बच्चे उनके थ्रू जाते हैं, उनसे बस एडवाइस ला, आपको क्या लगता है अप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो प्रोफेशनल एडवाइस के लिए डेफिनेटली गो टू काउंसलर। मैं खुद काउंसलर से गई थी, मैं कनाडा जा रही थी बट मैं आयरलैंड गई, एंड आई एम ग्लैड कि मैं उस काउंसलर के थ्रू गई। ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, वो इतनी जेन्युइन एडवाइस देता है, बट खुद की रिसर्च की बेसिस पे एडवाइस लो। तो खुद की रिसर्च करो, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो, एंड आपको देखना है कि आपके कोर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं, तो लिंक्डइन इज द सोर्स, वहां पर चेक करो। आत्या, अगर हम डबलिन बिजनेस स्कूल की बात करें स्पेसिफिकली कि क्या एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, जैसे आपने बताया कि मैं काउंसलर के थ्रू पहले मतलब कनाडा जाने वाली थी पर मैं आयरलैंड गई, ठीक है। तो क्या मतलब डबलिन बिजनेस स्कूल का क्या एप्लीकेशन प्रोसेस था और कब अप्लाई करा था, कैसे अप्लाई करा था, क्या क्या मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, तो आप प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सो डबलिन बिजनेस स्कूल का जो एप्लीकेशन प्रोसेस था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। उनका एक ऑफलाइन फॉर्म था, मतलब अगर आप खुद से भी अप्लाई करोगे उस कॉलेज में तो भी आपका हो जाएगा। आप काउंसलर के थ्रू जाते हैं तो एक थोड़ा सा बेनिफिट होता है, क्योंकि उनके टाइप्स होते हैं। डेफिनेटली हर काउंसलर के टाइप्स हर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में होते हैं। तो मैंने अपने काउंसलर को बोला कि ठीक है, अगर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो मैं एक ट्राई देना चाहूंगी। तो मैंने उनको ऑनलाइन फॉर्म भरा, उसमें उन्होंने मेरी 10th-12th की मार्कशीट मांगी और डिग्री का स्कोर मांगा। और कॉलेज में एक आपको एसओपी लिखना होता है कि व्हाई यू वांट टू डू दिस कोर्स। काफी बेसिक एसओपी था कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताना है ताकि उनको दिखे कि ये बंदा इंटरेस्टेड है तो क्यों। तो वेरी बेसिक एसओपी, आप ऑनलाइन देखोगे तो बहुत सारे सैंपल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो मैंने वो सब चीजें सबमिट की, विद इन 2 वीक्स मेरा ऑफर लेटर आ गया था। तो ऑफर लेटर में क्या होता है कि अगर आपको सीट कंफर्म करनी होती है तो 500 यूरोस पे करने होते हैं इनिशियली, बाकी अमाउंट आप बाद में ही पे कर सकते हो। तो फिर मतलब प्रोसेस काफी इजी था, मुझे मिनिमम एलिजिबिलिटी पता थी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक के, तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि मुझे टेक्निकल कोर्स मिलेगा कि नहीं, बट मुझे प्रोग्रामिंग नॉलेज थी। एंड डीबीएस ऐसा कॉलेज है जो कि काफी इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज देता है। अगर आप कॉलेज में देखो तो 90% इंडियंस ही है। तो अगर आप किसी और फील्ड से भी है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, एंड अपना कोर्स डिवेट करना चाहते हैं, आई गेस डीबीएस में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो प्रोसेस काफी स्मूथ था, विद इन 2 वीक्स मेरा ऑफर लेटर आ गया था। एंड देन आयरलैंड में क्या होता है कि आप जब वीजा के लिए अप्लाई करते हो, आपको जो कॉलेज फीस होती है वो फुल पे करनी होती है। तो बिफोर वीजा मैंने कॉलेज की फुल फीस पे कर दी थी, जो कि 12,000 यूरोस थी, अराउंड 8 से 10 लाख इंडिया में। इंडियन रुपीज। हाँ, जैसे सॉरी 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 नहीं सॉरी, नहीं नहीं 12,000 मेरी फीस थी और मुझे 1,000 यूरोस की स्कॉलरशिप मिली थी, तो वो 11,000 हो गए थे। ओके ओके ओके। जैसे काफी स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि भाई क्या कुछ स्टूडेंट लोन मिल सकता है हमें, मतलब अगर हमें स्टूडेंट लोन मिल जाएगा तो इतना ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा पेरेंट्स पर भी। और हम ऐसा होता है ना कि जैसे कोई बैचलर कर रहा होता है स्टूडेंट लोन लेकर, तो बाद में अगर उसकी जॉब लग जाती है तो वो थोड़ा थोड़ा करके पे करता रहता है जब उसकी जॉब लग जाएगी। तो क्या कुछ स्टूडेंट लोन मिल सकता है? हाँ देखो, स्टूडेंट लोन ना बेसिकली आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या हिस्ट्री है, आपने कोई प्रीवियस हाउस लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है कि नहीं। तो मेरा एडवाइस यही है, इंडिया में आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक को फोन मिलाओ, बात करो उनसे कि देखो मेरी ये कंडीशन है, मुझे आयरलैंड के लिए आपको कम से कम 20-25 लाख 20 लाख तो चाहिए ही चाहिए। तो उनको बोलो कि देखो कुछ तो आपके पास भी सेविंग्स होंगे, कुछ पेरेंट्स के पास भी होगी, तो थोड़ा कैलकुलेट करके चेक करो कि आपको कितना लोन मिल सकता है। तो उसके बेसिस पे आप फिर डिसाइड कर सकते हो। लोन मिल सकता है बट कितना, क्या, कैसे, वो तो आपको बैंक ही बताएंगे। तो अपने फ्री टाइम में बैंक्स को फोन उठाओ, मेरा इतने सारे बैंक है, किसी को भी कॉल करो तो आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके ओके। जैसे मान लो आप मास्टर्स के चलिए चले गए थे, राइट? तो काफी स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है वहाँ पे। जैसे भाई इंडिया में इंडिया का हमें पता है, ठीक है, हमें बाहर की कंट्रीज का नहीं पता कि भाई वहाँ की लिविंग कॉस्ट कितनी होती होगी। तो आप आयरलैंड के बारे में स्पेसिफिकली बता दो। ठीक है, आयरलैंड का हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, महीने की कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब मंथली एक्सपेंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अगर आप ओवरऑल 1 साल का देखो तो आपका 6 से 7 लाख का खर्चा आता है।
1 साल का जब आप मास्टर्स कर रहे हो। हम्म। रेंट यहाँ पे बहुत ही बड़ी दिक्कत है, डबलिन में घर नहीं मिलते हैं, बहुत अच्छा। डिफिकल्टी से मिलते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है डबलिन। तो अगर आप सिंगल रूम में रह रहे हो तो आपका रूम पड़ेगा आपको 700 to 800, वो भी सिटी सेंटर में। अगर आप सिटी से थोड़ा दूर रहते हो तो 500-600 में भी मिल जाएगा। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो, और अगर आपको सेव करना है इन सब चीजों में, तो मेरा सजेशन होगा कि आप शेयरिंग में रहो, तो आपको हम्म। 450-500 में भी कुछ मिल जाता है। तो 500 आपका अराउंड 500 आपका रेंट हो गया। ग्रोसरीज होती है, अगर आप सब कुछ कैलकुलेटेड तरीके से रहो और बहुत ज्यादा बाहर ना खाओ तो आपके 100-120 यूरोस महीने की ग्रोसरीज हो जाती है। तो ये सब मैं आपको यूरोस में बता रही हूँ, हम्म। एट द एंड हम एक एस्टिमेट इंडियन रुपीस में लगा लेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि 20 से 30 यूरो आता है महीने का। बहुत ज्यादा नहीं आता। वाईफाई आता है, वाईफाई की टोटल कॉस्ट होती है 30 to 40 यूरोस। तो आप हाउस में शेयर करते हैं, पर पर्सन 10 मैक्सिमम 15 यूरोस आते हैं। उसके बाद आ गया, आपने थोड़ा बहुत बाहर खा लिया, 20-50 यूरोस चीज के लगा लो। तो यही सब आपके बेसिक खर्च है। एक और मिसलेनियस लगा लेते हैं 50 यूरोस। तो अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम कर रहे हो तो हम्म। 800 यूरोस आपको महीने के मिलते हैं। तो आप पार्ट टाइम से तो इजीली अपना मंथली एक्सपेंस कवर कर सकते हो। अगर आप पार्ट टाइम नहीं कर रहे तो आपके कम से कम 750-800 यूरोस तो लगेंगे, अगर आप कैलकुलेटेड तरीके से चल रहे हैं। अगर आपका रेंट कम है तो 650-700 में भी हो जाता है। तो मोस्टली अगर इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 50,000 से 70,000 महीने के आपके लगेंगे। जैसे मैंने कुछ पिछले सीनियर्स के साथ पॉडकास्ट किए थे, तो मैंने एक चीज नोटिस करी थी, एक चीज कॉमन नोटिस करी थी कि आजकल कंपनीज लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखती हैं कि भाई अगर आपकी वेल ऑप्टिमाइज एक अच्छी सी प्रोफाइल है तो एक अलग इंप्रेशन जाता है, राइट? तो क्या ये जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं, तो क्या ये भी कुछ अलग प्रोफाइल देखती हैं? मतलब एक एक स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड कर सकता है, एक अच्छी प्रोफाइल कैसे बिल्ड कर सकता है, मतलब क्या चीजें नोटिस करती हैं? यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस तो इतना फोकस नहीं करते आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे। यूनिवर्सिटीज करती होंगी डेफिनेटली, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में स्कोप बहुत ज्यादा है एंड लोग भी काफी ज्यादा अप्लाई करते हैं। कंपटीशन भी सही है, क्योंकि दो लोग हैं सेम लेवल के और सेम प्रोफाइल है, तो थोड़ा डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। तो लिंक्डइन के लिए, लिंक्डइन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। वो आपकी जॉब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने 3rd या 4th ईयर में आपने लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनाई, मैं बोलती हूँ दैट इज योर फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी, आपको बना लेनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में भी आप जॉब्स अप्लाई करो तब भी आपको लिंक्डइन चाहिए, इंटर्नशिप्स अप्लाई करो तब भी चाहिए, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के लिए भी चाहिए। एंड देन जो आप इंटरनेशनली जब जॉब्स ढूंढते हो, देन लिंक्डइन इज द बेस्ट सोर्स। तो लिंक्डइन को एक तो नेटवर्किंग करो, बहुत सारे रिक्रूटर्स, टेक्निकल रिक्रूटर्स, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो उनको रिक्वेस्ट भेजो, उनसे कनेक्ट करो। दूसरी चीज है कि आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसमें आपको स्किल्स ऐड ऑन करने हैं। अब स्किल्स कैसे ऐड ऑन होंगे? इमेजिन कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है? तो आपको पता है कि आप जावा में जा रहे हो, आप प्रोग्रामिंग कोई दूसरी पाइथन में जा रहे हो, या अगर आपको मशीन लर्निंग करनी है, या फिर मान लो आप एक टेक्निकल रिक्रूटर की जॉब ढूंढ रहे हो, तो हर हफ्ते या फिर हर महीने 2-3 बार आप वो सब जॉब सर्च करो, उस कंट्री में जॉब फिल्टर लगाओ कि ये सब जॉब्स है तो क्या इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्या इनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको एक कैंडिडेट में क्या चाहिए। तो एक अपनी लिस्ट बनाओ टूल्स एंड स्किल्स की, स्किल्स अपस्किल करते रहो और अपने रिज्यूमे में डालते रहो। टूल्स क्या क्या चाहिए, ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज है फ्री, मैं तो नहीं बोलूंगी कि कुछ पेड करो, फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज है। जैसे अगर आपको कोई टैबलो पढ़ना है, पावर बीआई पढ़ना है, या कुछ भी एमएस पावर पॉइंट पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ो, अपने रिज्यूमे में डालो, थोड़े मिनी प्रोजेक्ट्स बनाओ, पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो अगर आपको इंटर्नशिप भी नहीं मिल रही, लेकिन खुद से कुछ चीजें करो ताकि वो आपके रिज्यूमे में रिफ्लेक्ट हो कि जरूरी नहीं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं, बट मैं अपने स्किल्स पे काम कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें अपने रिज्यूमे में डालते रहो, आई मीन लिंक्डइन प्रोफाइल में डालते रहो, एंड यू शुड बी गुड। धीरे धीरे आपकी प्रोफाइल फिर आगे बिल्डअप होती जाएगी। हाँ, मतलब कि अगर हमें आगे पहले तो हमें ट्राई करना है कि इंटर्नशिप वगैरह का ट्राई करें पहले हम, ठीक है? अगर इन हाँ केस वर्स्ट केस में अगर मिलती भी नहीं, तो कुछ कुछ हमें हमें अपनी स्किल्स पे काम करना है ताकि वो हम रिफ्लेक्ट कर सकें रेज्यूम में, हाँ, मिनी राइट? प्रोजेक्ट्स बनाओ, ग्रुप प्रोजेक्ट्स बनाओ, ऑनलाइन गिटहब में कोलैब कर लो किसी के साथ। तो बहुत सारी चीजें हैं ऑनलाइन, आप बस हम्म। देखते जाओ क्योंकि मैं तो रिकमेंड एज अ डेवलपर कर सकती हूँ, बट आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देखो आप क्या क्या चीजें कर सकते हो।
जैसे आत्या आपने पहले जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आप जॉब कर रहे थे, फिर आपने मास्टर्स के अप्लाई अप्लाई करा, राइट? अभी हम बात कर रहे थे कि जो स्टूडेंट थर्ड थर्ड और फोर्थ ईयर में है, तो अब एक और डाउट होता है कि भाई रेज्यूमे, ठीक है? जैसे अभी हम्म, रेज्यूमे की बात कर कर रहे थे हम, तो हम्म। थोड़ा सा अगर हम इसमें डीप डाइव करें, तो हमें रेज्यूमे कैसे बनाना है, जो इन यूनिवर्सिटीज के लिए स्पेसिफिकली, अगर हम अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो रेज्यूमे कैसे रहेगा? तो ये काफी सिमिलर उस चीज से हो जाएगा जो कि मैंने अभी बात की, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनानी है। सेम चीज आपको अपने रिज्यूमे के लिए करनी है, अपने स्किल्स ऐड ऑन करनी है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो कि ट्रेंडिंग है, जो कि आज से 1-2 साल में कंपनीज यूज कर रही है और उनके रिक्वायरमेंट है, वो सब डालिए। बहुत सारी डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक रेज्यूमे का फॉर्मेट देखते हैं। टॉप पे आपकी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। एक ठीक है। प्रोफाइल समरी की, अगर आपने बीटेक करी है तो ठीक है, मैंने बीटेक करी है लेकिन मेरी एक्सपर्टीज इस इन दो टेक्नोलॉजीज में है, तो उनको हाईलाइट कीजिए। ठीक है। प्रोफाइल समरी के बाद अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड, अगर हुँ, 10th-12th तो लिख ही सकता है क्योंकि आप बीटेक अभी अंडर प्रोसेस हो, तो ठीक है। एजुकेशन बैकग्राउंड के बाद एक प्रोफेशनल समरी लिखनी है। अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है, अगर इंटर्नशिप नहीं करी तो पर्सनल प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल्स दो। डिटेल्स में यूं नहीं कि आपने एक हिस्ट्री लिख दी कि आई स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, नो। आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है और टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो लिखी है उनको बोल्ड से हाईलाइट करना है। ठीक है। टेक्स्ट हाईलाइट करने की ये टूल्स यूज किए हैं मैंने। नेक्स्ट चीज आ जाएगी कि आपकी हॉबीज क्या है और आपने कुछ कुछ एक्टिविटीज की है जो कि सोशल इवेंट्स और इन सब में कनेक्ट करते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप यूनिवर्सिटीज चूज करते हो। तो सोशली अपने कॉलेज में इन्वॉल्व रहो। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां पर जाकर मतलब वॉलंटियर करो। हॉबीज और वॉलंटियरिंग वर्क, ये सब चीजें भी ऐड करो। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप यहाँ पे बाहर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो। तो यही है। और उसके बाद पर्सनल प्रोजेक्ट्स है, उनमें भी सेम चीज, कुछ उनके बारे में डिटेल दीजिए एंड टूल्स स्पेसिफिकली लिखिए। बहुत ज्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना। अपना रेज्यूमे जितना है उतना क्रिस्प रखो। मैक्सिमम 2 पेजेस, क्योंकि अगर आप अभी थर्ड या फोर्थ ईयर में, तो आपका रेज्यूमे 1 पेज ही होना चाहिए। तो डिटेल्स ज्यादा नहीं, बट बेसिक चीजें जो आपके रेज्यूमे में होनी चाहिए बेस्ड ऑन जो भी आजकल जॉब्स चल रही है उसके हिसाब से। मैं कहीं पढ़ रहा था कि जैसे आपने ही बात करी कि एसओपी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि क्या पीछे मोटिवेशन है बाहर पढ़ने का, राइट? तो काफ़ी स्टूडेंट्स को मतलब ये नहीं पता कि जो हम एसे टाइप लिखेंगे, वो वाला जो लेटर होगा हमारा, तो उसमें क्या कंटेंट आना चाहिए, क्या लिखें मतलब? तो इसके बारे में आप प्लीज़ बता दो। तो पहली चीज तो अगर आप एसओपी लिख रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पहले तो आप ऑनलाइन सैंपल्स देखो। ठीक है। दो चार सैंपल्स आप देखोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे अपने एसओपी में क्या लिखना है। ठीक है। और हर कंट्री का एसओपी अलग होता है। आयरलैंड का अलग है, अगर आप कनाडा जाओगे तो उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग है। तो जिस भी कंट्री के लिए जा रहे हो उसके सैंपल एसओपीज पढ़ो। मैं आयरलैंड के स्पेसिफिक बताती हूँ। फर्स्ट चीज होती है आपका इंट्रोडक्शन, आपके बारे में बताना है। और आपके बारे में है कि आपने बीटेक कहाँ से करी, थोड़ा अपना पर्सनल बैकग्राउंड की बीटेक क्यों करी इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट था, तो उसका एक छोटा सा मोटिवेशन लिखना है आपको। एंड उसके बाद कि मैंने जॉब करी, जॉब में क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज करी। नेक्स्ट होता है आपका कि आपने जॉब अगर कहीं पर की है तो वहां पे क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की है। अगर आप एमएस जो चूज कर रहे हो उससे अगर रिलेट कर पा रहे हो तो थोड़ा ऐसे डिबेट करो अपना एसओपी। सेकेंड होता है कि वाई यू वॉन्ट टू चूज दिस पर्टिकुलर कंट्री, क्या आपको मोटिवेट कर रहा है, क्यों। तो आप बोल सकते हो कि मेरे काफी फ्रेंड्स रहते हैं या फिर मैंने इस कंट्री के बारे में रिसर्च करी, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। थर्ड आता है कि वाई एमएस इन पर्टिकुलर, जो भी आप प्रोग्राम चूज करते हो आपको उसमें क्यों एमएस करनी है। या तो आप अपना कोई बैकग्राउंड रिलेट कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट रिलेट कर सकते हो, या फिर बोलो कि दिस इज ट्रेंडिंग एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट इट, तो मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट है बोलने से इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ अपने रिलेट दिखाना, मोटिवेशन दिखाने की मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, या फिर मैंने अपनी बीटेक में कोई हमारे यहाँ पर लाइक इमेजिन की कोई प्रेजेंटेशन देने आया था एंड दैट गाय और गर्ल वाज इन द सेम थिंग, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैंने इसके बारे में रिसर्च करी। नेक्स्ट आता है कि वो पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटीज आपको क्यों चूज करनी है। तो अगेन बोलो कि मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च की है, इसका जो कोर्स मॉड्यूल है वो बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स अलुमनाई रिव्यूज काफी अच्छे हैं इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के, सो आई वांटेड टू गिव इट अ ट्राई।
लास्ट में हाँ, तो यही सारी बेसिक चीज़ें होती है जो आपको एसओपी में लिखनी है, अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, और कुछ हाँ, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी लिखना होता है कुछ लोगों की। आई थिंक उसमें आप मेंशन कर सकते हो कि आई एम कैपेबल इनफ कि मैं अपनी मास्टर डिग्री स्पॉन्सर कर सकूँ, और मतलब या फिर पेरेंट्स के सपोर्ट से मैं अपने 1 ईयर मैनेज कर सकूँ। तो बस ये बेसिक चीज़ें हैं, तो बस सैंपल देखो और आप लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। अगर मैं आपसे पूछूं आपने डब्लिन क्यों चूज करा? अ, उसके बहुत सारे रीज़न्स थे, जैसे मैंने बोला कि मुझे पहले कनाडा जाना था, ठीक है? तो कनाडा में प्रॉब्लम पहली ये थी कि मेरा स्कोर 70% था, 70 अराउंड, तो मतलब 75 अब नहीं था, 70 टू 75 की रेंज में ग्रेड था। में? हाँ, तो मुझे कनाडा में यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल रही थी जो मुझे कोर्सेज़ कर रहे थे, और अगर एक यूनिवर्सिटी मुझे मिली थी उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई थी। एंड देन उसके बाद मैंने कौंसिल के थ्रू पूछा कि और कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है और कौन सी कंट्रीज़ है, क्योंकि मुझे एमएसएन डेटा साइंस ही करनी थी, ये मुझे श्योर था। देन ही टोल्ड मी अबाउट आयरलैंड। आयरलैंड की मुझे इनिशियल इतनी नॉलेज नहीं थी, आई न्यू दिस कंट्री, गेम ऑफ थ्रोन्स और उन सब की वजह से पता थी बस। तो फिर मैंने देखा कि अरे यहाँ पे तो 1 साल की मास्टर्स है, फीस भी बहुत कम है, एंड सब एमएनसीज के हेडक्वार्टर्स है। नेम एनी कंपनी जो यहाँ पे आई थिंक नहीं होगी, गूगल, याहू, फाइजर, डेल, बहुत सारी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली होनी ही थी। तो इसीलिए मैंने आयरलैंड चूज किया। मेन रीजन वाज 1 ईयर मास्टर डिग्री, और दूसरा है कि 2 साल का वर्क परमिट मिलता है आपको। 2 साल से मतलब है कि आपको अपनी मास्टर्स के बाद 2 इयर्स मिलते हैं टू फाइंड अ जॉब फॉर यू, ठीक है? एंड आई थिंक 2 साल में अगर आप जॉब नहीं ढूंढ रहे तो फिर आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन था। विद इन 6 मंथ्स टू 1 ईयर मुझे जॉब मिल गई, एंड नाउ वर्क वीजा के बाद होता है आपको क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट मिलता है, जो कि आपकी कंपनी स्पॉन्सर करती है। तो उस परमिट पे आप आ जाते हो, तो उसको आप पे 2 साल रहना होता है। देन एक परमिट होता है स्टैम्प 4, विच इज लाइक परमानेंट रेजिडेंसी ओनली। इसका मतलब परमानेंट रेजिडेंसी होता नहीं है, बट सिमिलर होता है कि आप आयरलैंड में जितने भी साल रहना चाहते हो रह सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा सही थी, तो इसीलिए मैंने आयरलैंड चूज किया था। जैसे अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात चल रही थी, तो हम अपनी पहली जॉब कैसे ढूंढें जब हम मास्टर कर रहे होंगे, राइट? जैसे सपोज करो कोई स्टूडेंट मास्टर कर रहा है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम हम जॉब कैसे ढूंढें? मास्टर्स अगर आपकी 1 साल की है या 2 साल की, जो भी है, लास्ट 2 सेमेस्टर्स जो होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। उन सेमेस्टर में आपको, जैसे आयरलैंड में तो थीसिस और डिसर्टेशन करनी होती है, बाकी कंट्रीज का कुछ और रूल होगा, इंटर्नशिप भी करनी हो सकती है। जैसे कनाडा में इंटर्नशिप का ऑप्शन होता है, वो मैंडेटरी होती है। तो लास्ट 2 सेमेस्टर्स जो होते हैं उनमें आपको ये सब चीजें ढूंढनी होती है। लिंक्डइन, एज आई सेड, लिंक्डइन इज द ओनली बेस्ट सोर्स। वहां पर आप अप्लाई कर रहे हो, और हर महीने अपना एक समरी बना के रखो, उस जॉब में क्या क्या स्किल्स चाहिए, खुद को अपस्किल करते रहो, पढ़ते रहो साइड बाय साइड। वही चीज है, उसी के थ्रू ही आप अप्लाई करोगे। आयरलैंड में इंटर्नशिप का इतना ज्यादा स्कोप नहीं है जब आप मास्टर्स करते हो, बट हाँ, कुछ कंपनीज दे देती है अगर उनकी कुछ इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है और वो वेट कर रहे हैं कि आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो गई, एंड देन मास्टर्स के बाद आप फुल टाइम अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। तो लिंक्डइन के थ्रू ही आप ये सब चीजें करेंगे। बाकी तो कोई सोर्स, और भी कुछ छोटी मोटी वेबसाइट है, जैसे आयरलैंड में jobs.ai, बट लिंक्डइन इज द ओनली सोर्स। आप वहां पर अप्लाई करते जाइए एंड फिल्टर लगाते जाइए कि अगर आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो सारी जॉब्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और बस अप्लाई कीजिए। आते जैसे आपने बिगिनिंग में मेंशन करा था कि डेटा एनालिटिक्स उस टाइम बूम पर था, ठीक है? तो इसके अलावा क्या आपका रीजन था आपने डेटा एनालिटिक्स चूज करी अपनी मास्टर्स में? क्योंकि मुझे पता था कि डेटा एनालिटिक्स में आप जब काम करते हो तो आप डेटाज वगैरह जो एक्सट्रैक्ट करते हो वो डेटाबेस के थ्रू होता है, और बहुत सारे सोर्सेज लाइक डेटाबेस से आप डील कैसे करते हैं, माई सीक्वल और ये सब चीजें करते हैं। तो मुझे माई सीक्वल में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था और बहुत ज्यादा नॉलेज भी थी माई सीक्वल की। सो आई थॉट कि डेटाबेस, क्योंकि अगर आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करते हैं ना, आपको थोड़ा प्रायर एक्सपीरियंस होता है, तो आप डेटा इंजीनियर बन सकते हैं। तो मेरा वो एक फोकस भी था कि मुझे डेटा इंजीनियर बनना है। मेरा हमेशा से डेटाबेस बैकएंड, मैंने इंटर्नशिप्स भी करी है काफी, तो बैकएंड में भी मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, एंड मुझे फ्रंट एंड की भी बेसिक नॉलेज है। सो फुल स्टैक डेवलपर एंड डेटाबेस हैंडलिंग,
तो इन सब दोनों चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट था और जब डेटा एनालिटिक्स आया तो मुझे ऐसा लगा कि आई वुड बी अराउंड डेटा के अराउंड ही मुझे काम करना है, तो इट इज़ वर्थ ट्राइंग। आप थोड़ा डेटा एनालिटिक्स के बारे में और बता दोगे कि डेटा एनालिटिक्स बेसिकली होता क्या है? तो बेसिकली डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, एज द नेम सेज कि आपको डेटा पे कुछ एनालिसिस करना है। तो इसको एक बेसिक एग्जांपल से सोचते हैं कि आप एक कंपनी के बारे में काम कर रहे हो, पार्ले जी की कोई कंपनी है, ठीक है। आपको देखना है कि भाई उनके पास 3 बिस्किट है, ऑरेंज, पाइनएप्पल और चॉकलेट। अब उनको जानना है कि यार हमें तो समझ नहीं आ रहा है, इस महीने तो चॉकलेट खत्म हो गया, अगले महीने की चॉकलेट की प्रोडक्शन ज्यादा हुई लेकिन लोगों ने उतने खरीदे नहीं है। तो अब इन सब चीजों को एनालाइज कैसे करते हैं, तो पहले महीने का डेटा लिया, सेकंड महीने का डेटा लिया, थर्ड महीने का डेटा लिया, तीनों महीने के डेटा पे एक आप एनालिसिस रन करते हो। आप बोलते हो अपनी डेटा एनालिटिक्स टीम्स को कि इन तीनों डेटा को तुम लो और एक एवरेज निकालो कि चॉकलेट की प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, पाइनएप्पल की कितनी होनी चाहिए और ऑरेंज की कितनी होनी चाहिए, मतलब एक एवरेज लेके चलो। और बेसिकली एक सेल्स रेवेन्यू जनरेट करेगा। आप उस सारे डेटा को देखोगे, वो बोलेंगे यार पहले महीने 20 चॉकलेट के बिस्किट, दूसरे महीने में 30, चौथे महीने में वापस 10। तो आपको एक एवरेज समझ आ रहा है कि इतना प्रोड्यूस करेंगे, नेक्स्ट 3 मंथ का हमारा खर्चा निकल जाएगा और हमारी प्रोडक्शन निकल जाएगी। एक एक्सपायरी डेट नाम की भी चीज होती है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमारा सेल्स रेवेन्यू इतना हो जाएगा, नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमारी प्रोडक्शन इतनी हो जाएगी। तो इन सब चीजों को फ्यूचर एनालिटिक्स करने के लिए बेस्ड ऑन योर पास्ट जो भी आपके पास डेटा है, आप कैसे करोगे कंपनी में, इसको डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। अब जस्ट एनालिटिक्स में बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारे टूल्स आते हैं। अभी हमारे मास्टर्स में हमने टैबलो सीखा। टैबलो में क्या होता है कि आप विजुअली देख सकते हैं कि एक स्टोरी जनरेट कर सकते हैं कि अच्छा कि ये मतलब गूगल करो टैबलो के बारे में, तो एक यूजर स्टोरी क्रिएट हो जाती है। आप अपना बिजनेस किसी और के पास लेके जा रहे हो कि भाई देखो हमारा सेल्स रेवेन्यू इतना है। अब बातों से तो नहीं होता ना, प्रूफ दिखाना पड़ता है, अपना डेटा शो करना है। तो वहां पे आपका बिजनेस होल्ड करते हैं कि सी दिस इज आवर पास्ट डेटा एंड दैट इज वेयर वी स्टैंड। तो अगर आपको हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप देखो पुरानी चीजें। तो आप ये टूल्स यूज करके ये सब चीजें कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स का फर्दर मॉडिफिकेशन हो जाता है डेटा साइंस, विच इज मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें क्या होता है, आप एनालिटिक्स तो एक डिफरेंट हो गया, एक होता है कि आप मॉडलिंग रन करते हो कि जो भी आपने डेटा एक्सट्रैक्ट किया है उसको आपको पहले क्लीन करना होता है। क्योंकि क्लीनिंग का मतलब क्या है कि अब आपके पास डेटा की 4 फील्ड है, आपके पास प्रोडक्ट का नाम है, प्राइस है, डेट है। इन तीनों की चीज हर हर मतलब जैसे आपने एक 10 लिस्ट डाल दी, कुछ होते कि कुछ कोई फील्ड ब्लैंक छोड़ दी, कोई ह्यूमन एरर हो गया, कुछ कलर लिख दिया, तो उस सब चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए हम डेटा क्लीनिंग करते हैं। वंस आपका डेटा क्लीन हो जाता है तो हम एक मॉडल रन करते हैं वही प्रेडिक्शंस के लिए, फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए कि हमारा आगे इन फ्यूचर नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स रेवेन्यू कैसा होगा, सेल्स कैसी होगी। तो हम मशीन लर्निंग यूज करते हैं विच कम्स अंडर पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए और स्टेटिस्टिक्स तो डेफिनेटली आना चाहिए क्योंकि ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वाइडर वो हो जाता है, उसमें होता है डीप लर्निंग भी आती है, कंप्यूटर विजनिंग आती है कि अगर कोई बंदा वीडियो में चल रहा है, ह्यूमन डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, तो वो सारी चीजें भी आती है। तो फील्ड बहुत वास्ट है, कंक्लूड तो नहीं कर सकती मैं, बट हाँ बहुत सारी चीजें हैं। छोटा सा कुछ भी आप एक टॉपिक उठाओ, उसके बारे में रिसर्च करो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। ग्रेट। आज से जैसे मैं खुद पर्सनली किसी सीनियर से बात करता हूँ या कोई भी स्टूडेंट बात करता है तो वो सीनियर से बोलते हैं कि भाई डीएसए कर लो और आपकी जॉब लग जाएगी। आपके पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसी बातें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो जनरली लोग बात ना करते हो और वो चीज फैक्ट हो आपके पर्सपेक्टिव से? आई गेस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम भी बीटेक करते थे हमारे सीनियर्स बोले थे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लो, एल्गोरिथम पढ़ लो, लाइफ सेट हो जाएगी, और हमें तो नहीं पढ़ना, हम तो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। बट ये बहुत ही बेसिक और बेस रिक्वायरमेंट है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आइदर एज अ फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड, डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज में यही सब पूछा जाता है। तो अगर आपका फोकस है कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, फुल स्टैक डेवलपर बनना है, ये चीजें अपने स्किल में ऐड कर लो। ये चीजें बहुत ही बेसिक हैं, और अगर आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे ना और इंटरव्यू के टाइम पढ़ोगे, पढ़ तो आप बिल्कुल नहीं पाओगे, दिमाग खराब बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस चीज का बेस बना लो, 1-2 महीने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में स्पेंड करो, आपके बेस स्ट्रांग हो जाएंगे। और रही बात की कुछ ऐसी चीज जो मैंने एज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करी है एज अ कोडर और अ डेवलपर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बहुत ही आउट ऑफ वर्ल्ड नहीं होता कि यार
ये सब तो पढ़ा ही नहीं, ये सब तो किया ही नहीं, कोडिंग ही होती है। कुछ आपको पुराने कोड रिक्रिएट करने होते हैं या एडिट करने होते हैं, कुछ आपको अपने नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो यार नई चीजें तो पता नहीं डेवलप कर पाऊंगा कि नहीं, पुरानी चीजें एडिट कर पाऊंगा कि नहीं, ये चीजें आपको विद टाइम विद एक्सपीरियंस आती है। कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि यार तुम्हें सब आना चाहिए। यू हैव पीपल टू अप्रोच, आपके सीनियर होंगे, मैनेजर होंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे इन सब चीजों हम्म, में। बट अपना कोडिंग बेस स्ट्रांग रखो, लीड कोड है उस पर कोड्स प्रैक्टिस करो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो अपना बेस स्ट्रांग रखो। बाकी अगर आपको पता है कि आपको क्या चीज अप्रोच करनी है, आपकी कंपनी में सीनियर्स है, आप जूनियर हो, उन्हें पता है आप जूनियर हो, तो दे विल हेल्प यू। तो यही सब, मतलब वही कोडिंग और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सब पे ध्यान फोकस करो। जैसे आपने बिगनिंग में मेंशन करा था कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से थे, राइट? मैं खुद भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि हम बिल्कुल हार्डवेयर में रहते हैं, राइट? अनटिल अनलेस कि हम साइड बाय साइड कोडिंग हम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और जैसे हम्म, आपने बोला था कि आप साइड बाय साइड कोडिंग भी कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, तो हम्म। क्या कोई ऐसा फेज भी आया था? क्योंकि पर्सनली मेरे को तो काफी बार ऐसा होता है कि भाई मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा होता तो एकदम स्ट्रेस में आ जाता हूँ कि भाई यार कैसे क्या करूँ मैं, मतलब ऐसा कुछ आया तो आप उस चीज को कैसे ओवरकम करते थे? देखो, स्ट्रेस लाइफ में तो हमेशा ही रहेगा। उस चीज से हम कोप अप कैसे करते हैं वो हमारे ऊपर है। स्ट्रेस किसी न किसी चीज से आता ही रहता है। अब जैसे आपने बीटेक की बात करी, मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑनेस्टली बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बट होता है ना, वो करियर विजन नहीं होता कि समझ नहीं आता कि क्या करना है। हम्म, आई ऑलवेज वांटेड टू गो कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेनी है, बट ऐसे सीनियर से डिस्कशन करके, और जो लोग घर में बड़े होते हैं वो लोग यही बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का इंटरेस्ट हो जाएगा, दोनों चीजों पे फोकस कर पाओगे। तो सॉरी मेरा भी टू इंटरप्ट यू, सेम मेरा भी यही हुआ था जब मैंने ये ब्रांच चूज की बात करनी थी कि भाई कौन सी ब्रांच लेते हैं, तो मेरे भी एक रिलेटिव है, उनसे बात हुई थी कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, आपका गवर्नमेंट में भी एक वो रहेगा कि गवर्नमेंट भी जा सकते हैं, प्राइवेट में भी जा सकते हैं। हाँ, तो सेम ही रहा था मेरा भी। तो मेरे ख्याल से हाँ यही अंडरस्टैंडिंग होती है एज ए इंडियन पेरेंट। बट हाँ, मैंने ट्राई किया था। सेकेंड सेमेस्टर में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कंप्यूटर साइंस में चेंज करें, बट अनलकीली मतलब मेरा लास्ट स्पॉट था कि एक बंदा मुझसे पहले था, कंप्यूटर साइंस की सीट्स क्लोज्ड हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा छोड़ा यार, अभी यही पढ़ना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है। मेरा वो फेज आया था सेकेंड और थर्ड ईयर में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, फील्ड थ्योरी सब मेरे से दिमाग के ऊपर से चलता था। एंड दैट सेमीकंडक्टर। टाइम, हाँ, दैट टाइम आई स्टार्टेड टू फील वो जो तारे जमीन की फिल्म में जो उसके चलते रहते ना दिमाग में ABCD, वो फीलिंग बहुत ज्यादा सच लगने लगी थी तब। तो बहुत स्ट्रेस्ड आउट था। मैंने कहा यार बीटेक मुझसे हो नहीं पाएगी, इतने पैसे वेस्ट हो गए, क्या करूंगी मैं। और वही टाइम था सेकेंड या थर्ड ईयर में, मेरी फर्स्ट बैक लाइफ में आई थी, एंड मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि जो इंसान ऐसे मतलब कॉलेजेस से भी आई वाज लाइक परफॉर्मिंग गुड, और एकदम से बैक आ गई, तो मुझे ऐसा लग रहा था अब तो लाइफ खत्म हो गया, अब कुछ हो नहीं पाएगा। मतलब हम एज अ किड ये सब चीजें सोचते हैं कि यार अब लाइफ खत्म हो गया, अब कुछ हो नहीं पाएगा, बीटेक हो नहीं रही है, घर वालों को क्या बोलेंगे। मतलब ये सब चीजें मैंने सिर्फ एक बैक के लिए की, जिसके लिए आपको 3-4 ऑप्शंस मिलते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने कहा यार हो नहीं पाएगा, बट स्टिल आई वाज लाइक थोड़ा स्ट्रेस रही थी मैं 2-3 महीने, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर वालों को कैसे बताऊं। ऐसा नहीं होता, पेरेंट्स आपकी हेल्प करते हैं, हमको बस उनको अप्रोच करने में टाइम लगता है। तो आई वाज लिविंग विद माय अंकल एंड आंटी, मामा मामी थे वो मेरे, उन्होंने समझाया कि ये सब चीजें पार्ट होती है लाइफ का, तुम्हारे साथ पहली बार हो रहा है इसलिए तुमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो ठीक है, मैंने अपनी बैक क्लियर कर ली नेक्स्ट सेमेस्टर ही। और एनी हाउ हाँ, फोर्थ ईयर मेरा काफी सही था, क्योंकि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्टफ नहीं था। थर्ड ईयर था थोड़ा, बट ठीक है, कोप अप किया कि नहीं, आप बीटेक स्टार्ट की तो कंप्लीट तो करनी है। तो बीटेक कंप्लीट करी, और साइड बाय साइड में ऐसे पाइथन और जावा के प्रोजेक्ट्स बनाते रहती थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं उन सब पे काम करते रहती थी। तो स्ट्रेस तो रहेगा लाइफ में। अगर आपको लग रहा है आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज में, जैसे कि मुझे अपने कोर्स से या बीटेक से हो रही थी, तो मैंने सही लोगों को अप्रोच किया, मैंने अपने घर वालों से बात की, उन्होंने सपोर्ट किया, बोलते क्या हो गया, अभी क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा नहीं हो तो तीसरा ऑप्शन है। ऑप्शंस तो है ना, यूं तो नहीं ना कि पूरा वर्ल्ड खत्म हो गया। तो अपने आप को उस चीज में कन्फाइन मत रखो कि अगर ये एक चीज होगी जिंदगी खत्म, नहीं, उसका एक पॉजिटिव साइड सोचो कि इसको ठीक कैसे करना है। तो ज्यादा स्ट्रेस आउट मत करो, छोटी सी लाइफ है, बहुत सारी चीजें अचीव करनी है, सबके साथ यही होता है।
बट हाँ, कीप टॉकिंग टू द पीपल अराउंड यू, अपने आसपास के लोगों से बात करो, थोड़ा मोटिवेशन लो। अगर आपके पास एक करियर विजन नहीं है, बहुत सारे लोग हैं आपको एडवाइस देने के लिए। हम ये जो यूट्यूब वीडियोस क्रिएट करते हैं, हम भी आपको एडवाइस करने के लिए कर रहे हैं। हमको अप्रोच करो, कॉल शेड्यूल कर लो, कुछ और प्रॉब्लम है तो, नहीं तो मैसेजेस करो। थोड़ा टाइम लगता है हमें रिप्लाई करने में, बट वी ट्राई आवर बेस्ट। सो देर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू जो आपकी हेल्प करेंगे, बट इतना लाइफ में डिमोटिवेट मत करो। यू हैव अ प्रेशियस लाइफ, भगवान ने आपको इतनी अमेजिंग जिंदगी दी है, उसको अच्छे से जियो। स्ट्रेस थोड़ा बहुत लो, बट उससे कोप अप करना सीखो। जनरली मैंने देखा है कि लोग ना अपना डाउनफॉल, मतलब जो भी उनका, मतलब कहीं जैसे आपने बताया कि भाई मेरी बैक आ गई थी, तो जनरली सीनियर्स या कोई भी बात नहीं करता जनरली कि भाई बैक आ गई थी या कुछ, मैं यहाँ फेल हो गया था, वहां फेल हो गया था। तो इसी के रिगार्डिंग मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि जैसे आपकी बैक आई थी, राइट? तो आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस में भी रहते कुछ मंथ्स, जैसे आपने बताया। तो अब आप देखते हो, जैसे आपने इतना एक्सपीरियंस है आपको, आपने मास्टर भी कर चुके हो और अब फॉरेन में जॉब भी कर रहे हो, तो वो चीज कितना मैटर करी आगे? या पहली जॉब में क्या कुछ प्रॉब्लम आई थी, जो बैक आई थी उससे कोई प्रॉब्लम आई आगे फ्यूचर में, या मतलब क्या, थोड़ा सा आप वो बता दो। नहीं, आपका स्कोर, आपकी बीटेक, आपकी एमएस, आपका स्ट्रेस, आपके स्ट्रगल, वो सब आपको फ्यूचर में जाके दिखता है कि कितनी छोटी चीजें थी जो हम लाइफ में इतना स्ट्रेस लेते थे। ये सब चीजें आपको फ्यूचर में रियलाइज होगी, यार क्या पागल थे हम, इतनी सब चीजों पे इतना दिमाग लगाते थे। बैक आपकी कोई मैटर नहीं करती, कुछ मैटर नहीं करता। कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जो कि उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है कि मोर देन 5 या 6 बैक्स होते हैं कि आपकी नहीं होनी चाहिए बैचलर में। बट जॉब में ऐसा कभी नहीं होता। जॉब में आपके स्किल्स चाहिए। अगर आप इंटरव्यूअर को सारे जवाब दे रहे हो एंड आपका रिज्यूमे बोल रहे कि ही इज द राइट कैंडिडेट, देन यू आर द राइट कैंडिडेट। दे डोंट आस्क कि हाउ मेनी बैग्स यू हैड। ऑनेस्टली मैंने जितनी भी जॉब्स यहाँ पर की है, मैंने जो अपने रिज्यूमे में दिया है, उन्होंने कभी उस चीज से ऐसे ये नहीं बोला कि अच्छा बीटेक में आपकी कितनी बैग थी, मास्टर्स में आपकी कितनी बैग थी, कितने साल में बीटेक या मास्टर्स कंप्लीट की। नो, इट डजंट मैटर। आपके स्किल्स मैटर करते हैं बस। तो बैक वैक आती रहेगी, जाती रहेगी, बस अपनी बीटेक कंप्लीट करो विद अ वैलिड स्कोर, एंड देन मास्टर्स करनी है तो करो, नहीं तो जॉब के लिए अप्लाई करो। मैं लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बैचलर भी कर रखी है, ठीक है? आपने बैचलर्स करी थी एक टायर 3 कॉलेज से, बेंगलोर से, राइट? तो आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता है, और आपने फॉरेन मास्टर्स करी है तो उसके बारे में पता है। तो आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया है, क्या गैप नोटिस करा है आपके पर्सपेक्टिव से? देखो, एजुकेशन सिस्टम इंडिया का तो देखो 4 साल का था, बीटेक थी, सेम बीटेक यहाँ पे भी 4 साल की होती है। बट एक मैं ओवरऑल कंपैरिजन दूं कि अगर कोई मुझसे पूछे यार इंडिया में क्यों नहीं करी मास्टर्स, तो प्राइम रीजन ये था कि इंडिया में कोर्स नहीं था, और अगर था तो वो होगा किसी आईआईटी में, तो उसके लिए तो मैं एलिजिबल थी नहीं। ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा देखे तो आयरलैंड में जो मैंने पढ़ा है थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। लाइक थ्योरेटिकल तो होता ही है डेफिनेटली, थ्योरी अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज की, बट वो ज्यादा फोकस होता है प्रैक्टिकली। कि मैंने अपनी मास्टर्स में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया रादर देन फोकसिंग ऑन थ्योरी। पढ़ा रहे हैं वो साइड बाय साइड, बट प्रोजेक्ट्स, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स है, ग्रुप प्रोजेक्ट है, प्रेजेंटेशन है। तो अगर वो एक चीज थोड़ी ज्यादा इम्प्लीमेंट हो जाती मेरी बीटेक में, तो मुझे थोड़ा और एक्सपोजर मिलता टू अंडरस्टैंड कि यार इंडस्ट्री में ऐसे काम किया जाता है। क्योंकि यही सब इंडस्ट्रियल नॉलेज चाहिए होती है आपको। विद इन द टीम कोई प्रेजेंटेशन देनी है आपको, किसी दूसरी टीम से बात करनी है, तो एक कम्युनिकेशन, एक प्रेजेंटेशन, ग्रुप वर्क, इंडिविजुअल वर्क, वो सब आपको कैसे करना है, मुझे ज्यादा सीखने को मिली। ये सब चीजें थोड़ी बहुत सीखी मैंने जब मैं बीटेक का 4th ईयर का प्रोजेक्ट करी थी। ग्रुप होता है वो, एक इंडिविजुअल भी होता है। तो मुझे वहां एक डिफरेंस लाइक किया कि हमारी बीटेक थ्योरेटिकल बेस ज्यादा थी रादर देन प्रैक्टिकल नॉलेज। तो अगर वो एक थोड़ा सा डिफरेंस डिविएट हो जाता तो आई गेस वो एक चीज, वो एक इंडस्ट्री के लिए हमें तैयार करती है। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस आई फील। बाकी एजुकेशन हमारी कंट्री की भी अच्छी है, बाकी कंट्रीज की भी अच्छी है। वो बस थोड़ा गोल्स की वजह से थोड़ा डिविएशन हो जाता है। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, स्कोप क्या है, और आपको वाइडर अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिल रही है, बस उसी अपॉर्चुनिटीज की वजह से ही मैंने यहाँ पे मास्टर्स चूज करी। तो आत्या, एट द एंड कोई एक एडवाइस जो आप व्यूअर्स को देना चाहोगे, जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको देना चाहोगे?
देखो हाँ, तो मेरा एडवाइस ये है कि पहली बात तो आप ये वीडियो देख रहे हो, आप बहुत ही करियर ओरिएंटेड, करियर गोल्स मैटर कर रहे हैं आपके लिए, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हमने तो ये सब कुछ सर्च किया नहीं था, और मैं हमेशा से रिग्रेट करती हूँ कि थोड़ी इनिशियल रिसर्च पहले से की होती तो आज हम कहीं और होते। बट नहीं, जब मैं मास्टर्स करती तब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पहले ये सब किया होता तो आज थोड़ा बेटर हम खुद को मोल्ड कर सकते। बट अब जहाँ पे आप लाइफ में अभी स्टैंड कर रहे हो, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ कि सेम सेम ही तो चीज चाहिए थी मुझे। थोड़ा टाइम लग गया, शायद 1 साल लग गया, या फिर कॉलेजेस से किया या यूनिवर्सिटी से किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। इट्स जस्ट दैट कि आपका माइंडसेट है उस पर्टिकुलर टाइम पे कैसे बिहेव करता है, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बट गाइस, मेरे हिसाब से आप लोगों को सबकी एक एडवाइस है, आप चाहे धीरे चलो या तेज चलो, दैट डजंट मैटर। आपका करियर गोल क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, वो ज्यादा मैटर करते हैं। दुनिया कुछ भी बोलते रहे, दुनिया का काम है बोलना, ठीक है, बोलने दो उनको। तुम्हें जो करना है लाइफ में फोकस करो। बीटेक में मार्क्स कम आ रहे हैं, मास्टर्स में कम आ रहे हैं, डजंट मैटर। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर रहे हो, मैं बता रही हूँ आपने 10 इंटरव्यू दिए हैं और आप ढंग से प्रिपेयर कर रहे हो, 5वें इंटरव्यू में ना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे पता है इंटरव्यू क्या पूछने वाला है, एंड आई नो व्हाट टू आंसर। तो अपनी लाइफ पे, अपने गोल्स पे फोकस रखो। अगर आपको एक करियर एडवाइस चाहिए, आपको दूसरों से बात करनी है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, उनसे बात करो। लाइफ को स्ट्रेस आउट मत करो। ये सोचो यार वो बंदा चला गया बाहर, इस बंदे ने इतने पैसे कमा लिए, तुम भी वहां पहुंच जाओगे। और हर एक किसी का एक एंड गोल आता है। किसी को वहां पे पहुंचने में 5 साल लगेंगे, किसी को 10 साल पहुंचने में लगेंगे, बट आप पहुंचने सब वहीं वाले हो, ठीक है। अनटिल अनलेस यू आर इलॉन मस्क हो आप, तो फिर अलग ही बात है। बट अगर आप लोगों को देख रहे हो, तो सबका एक पेस होता है ग्रो करने का, लेकिन एक फाइनल जो स्टेज आते हैं ना सबकी, जैसे इमेजिन 25 लाख ही कमाने हैं आपने, तो 25 लाख में आप 5 साल में पहुंच रहे हो, दूसरा बंदा 2 साल में पहुंच रहा है। वो एक पेस होता है, हर किसी का चलने का तरीका होता है। डजेंट मैटर, आपका धीरे है तो क्या हुआ, उसका तेज है तो क्या हुआ। आप थोड़ा स्ट्रेस आउट हो लाइफ में, आप थोड़ा करियर डिवेट हो गए थे, यार मैंने ना कंप्यूटर साइंस कर ली, अब मुझे लग रहा है मुझे ना सेल्स या मार्केटिंग में जाने, जाओ, कौन रोक रहा है आपको। बस एक फोकस रखो अपनी लाइफ में। मास्टर्स भी बाहर करनी है तो भी एक विजन लेकर चलो। यूं नहीं कि यार घर वालों का पैसा है, बाहर जाने को मिलेगा, मस्त 2 साल मजे करके आ जाएंगे, जॉब मिली मिली, नहीं मिली नहीं मिली, नहीं। वो आपके पेरेंट्स का पैसा, उनका हार्ड अर्न मनी, खुद का पैसा है, उड़ाओ जो करना है करो, लेकिन खुद के पेरेंट्स के पैसों के साथ कोई मजाक नहीं, अपने करियर के साथ कोई मजाक नहीं, क्योंकि ये सब चीजें फिर आप बाद में रिग्रेट करते हो कि यार लाइफ वेस्ट करती। तो ये सब मत करो, मजे करो, फन करो, लाइफ को स्ट्रेस आउट मत करो। मास्टर्स के लिए अप्लाई करने अब्रॉड में कहीं जाने, मुझसे एडवाइस लो। एंड दिस गाय इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट, बहुत सारी वीडियोस बनाता है, इनसे अप्रोच करो, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे लोगों से इसने बात की है, तो इसको भी एक विजन दिखा होगा बाकी लोगों से जान के, तो उससे बात करो। बाकी गुड लक। जो भी है, आप 3rd या 4th ईयर में हो, मैं तो यही बोलूंगी कि बहुत ही सही टाइम में बहुत सारी रिसर्च कर रहे हो। हमने तो नहीं की थी अपने टाइम पे, तो यू हैव स्टार्टेड एट द राइट पेस एट द राइट टाइम। चलते चलो उस चीजों से, बस अपनी रिसर्च करो। एंड जरूरी नहीं है तुमको लाइफ में मास्टर्स करनी है, बाहर जाने के लिए बहुत सारी जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज है जो आपको इंटरनेशनली भी मिल सकती है। अगर आपको लगता है बेस्ड ऑन योर फैमिली बैकग्राउंड आप मास्टर्स करने नहीं जा सकते बाहर, पहली चीज है यूरोपियन नेशन से बहुत सारी कंट्रीज स्कॉलरशिप देती है, जो कि आपकी मास्टर्स और 1 ईयर लिविंग स्पॉन्सर करती है। वो चीज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज है कि आप इंडिया में ही ठीक है 2-3 साल के एक्सपीरियंस लो, अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, लिंक्डइन के थ्रू बहुत सारे यूरोपियन नेशंस में कंट्रीज हायर करते हैं, तो आप वहां उसके थ्रू भी आ सकते हो। तो इस सब चीजों के लिए भी रिग्रेट मत करो कि मेरी फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं मास्टर्स करने बाहर नहीं जा सकता, तो मैं कभी बाहर नहीं जा सकता। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बट हाँ आप मेहनत करो। बहुत बहुत थैंक यू, आपने बिजी स्केड्यूल में से अपना टाइम निकाला। ऑल्दो हमारे इंडियन और डबलिन में थोड़ा डिफरेंस रहता है टाइम का, वो हम आपके ऑफिस की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली हमने करा ये पॉडकास्ट, और सच में मेरे को बहुत सीखने को मिला। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं तो पहले एक ऐसे इंसान से मिला हूं जो इतना ज्यादा पॉजिटिव है, इतना ज्यादा मोटिवेटेड है, राइट। और सच में मेरे को तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो देख रहा होगा और उसको भी सीखने को मिला होगा। और बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी व्यूअर्स को प्रॉब्लम है, वो आत्या को रीच आउट कर सकते हैं, और वो 1-on-1 सेशन भी लेती हैं, तो आप जाकर उनकी प्रोफाइल में इंस्टा पर फॉलो करो और लिंक्डइन पर रीच आउट करो। और सच में आत्या बहुत बहुत थैंक यू
सच में वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू, मेरे को Thank बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू यश। एंड आप भी ये जानोगे आप एक बहुत अच्छी चीज कर रहे हो, एंड यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट करना, अपनी ऑडियंस को रीच आउट करना, ये सब चीजें बहुत ही डिफिकल्ट होती है। आप इतनी मेहनत करते हो एंड एट द एंड आप सोचो कि यार व्यूज नहीं आ रहे। अगर आपके 10 या 20 व्यूज भी आ रहे हैं ना, आप सोचो आपने उस 20 लोगों को भी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नेवर गिव अप, जो भी आप कर रहे हो अच्छा काम करते चलो। व्यूज, मोनेटाइजेशन, यूट्यूब, वॉच आवर्स, ये सब चलते रहेंगे। बट हाँ, अगर आपका गोल है आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, बस वो करते चलो, डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ। और अभी आप बीटेक कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी, हाँ मेरा तो थर्ड ईयर है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी गुड लक विद योर जर्नी। नहीं करनी थी बट एक भी एनी हाउ कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपको जहाँ पे भी मास्टर्स करनी है या जो भी आपका करियर गोल है उस चीज़ में डेवलप करो, थोड़ा अपना टाइम इन्वेस्ट करो स्किल्स के लिए, एंड मिल जाएगी आपको जो भी जॉब या मास्टर्स करनी है। तो स्ट्रेस ऑफ मत होना, एंड गुड लक विद योर यूट्यूब चैनल एंड योर फर्दर जर्नी। आत्या, थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम। गुड लक।